आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल और आज हमारे साथ पैनल में हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी जो नोडल अधिकारी हैं कोरोना के, और डॉक्टर पवन गोयल जी हैं। दो डॉक्टर्स आज हमारे साथ हैं और आज हमारा विषय है कोरोना का जो कहर, यानी कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई है उस पर आज हम सीधी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब से दूसरी लहर कोरोना की आई है कहीं ना कहीं सरकारें भी फंसोपेश में हैं और कई जो राज्य हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे एमपी हो, तो ये तमाम राज्य में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विजय प्रकाश जी, क्या कहेंगे जो कोरोना की दूसरी लहर आई है किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जहाँ तक बात कोरोना की जो आप बता रहे हैं सेकंड है, इसमें ठीक बात है कि भाई पहले केसेस जीरो हो गए थे, एक डेढ़ महीने काफी जीरो रहा। अब हमारे जो केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो कल की डेट के हमारे पास 19 एक्टिव पेशेंट थे, जिनमें जो हमारे टोटल कल नए केसेस है 4 आए, रिकवरी हमारी केसेस की हुई है। तो टोटल कल हमारे पास एक्टिव केसेस है 19। आज डिटेक्शन शाम तक आएगी तो उसकी रिपोर्ट आएगी। ये बात ठीक है कि उसके केसेस बढ़ रहे हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें जो सावधानी बरतनी सभी को, वो 3 चीज तो पहले वाली ही है कि हम सभी हाथों को अपने को सैनिटाइज करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का मेंटेन करें, और अब ये चौथी चीज आई है वैक्सीनेशन। जी हम सब लोगों को जो भी सरकार की पॉलिसी आती है, जब जब डायरेक्शन आती है, इसी प्रकार से हम सब लोगों को अपनी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जो जी वैक्सीनेट हो जाएंगे वो डेफिनेटली इस बीमारी से बचेंगे। तो वो जैसे पहले सरकार ने कहा था भाई मोर देन जो 60 ईयर्स हैं उनको, उससे पहले हमारा जो हेल्थ वर्कर था या फ्रंट लाइन वर्कर्स है वो सभी इम्यूनाइज हुए हैं। इसी प्रकार से अब सरकार ने कह दिया है भाई जो मोर देन 45 ईयर्स है वो सभी लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि आज से वो शुरू भी हो गया है डॉक्टर, आज से शुरू भी हो गया है। जो 45 ईयर से ऊपर के हैं उनको आज वैक्सीन भी लगेगा। जी, ये प्रोग्राम चल रहा है। सुबह 8 बजे से वैक्सीन काफी लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, जो नई लहर आई है, सेकंड लहर आई है, इसमें सिम्टम्स क्या है? वही सिम्टम्स है या इसके अलावा कोई और चेंजिंग आई है? भाई वही सिम्टम वही हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, अच्छा। और किसी को दस्त भी है, किसी को, हाँ, इस तरह के सिम्टम पहले वाले ही हैं। कोई नया अच्छा। सिम्टम तो नहीं है। बाकी क्लिनिकली डॉक्टर पवन गोयल जी साथ है, वो और अच्छे से बता पाएंगे। नहीं, एक एक सवाल इसमें है, जैसे क्वारंटाइन सेंटर आपने बनाए थे, वो लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद वो मेरे ख्याल से क्वारंटाइन सेंटर भी शायद बंद हो गए। क्या दोबारा से उसकी तैयारी की जा रही है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, सब तैयारियां हैं जी। कि जैसे मान लो कि केसेस बढ़ते हैं तो हम प्लानिंग है हमारी पूरी, हम प्लान से तैयार हैं। जैसी भी सिचुएशन होगी हम डील करेंगे बहुत अच्छे से। नहीं, सरकार से कोई निर्देश आए हो किस तरीके का पालन दोबारा करना है? मास्क का जैसे हम देख रहे हैं लगातार कि मास्क के लिए अलाउ नहीं, कर दिया गया है। सरकार की तरफ से तो पहले भी कोई ये नहीं आया कि भाई बंद करो, ऐसा कुछ बंद नहीं किया है। बाकी जी ठीक है, जितने केसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मैनेजमेंट रहेगी। प्रोग्राम दूसरे भी हैं जो हेल्थ के, तो वो भी चलाने हैं, तो वो भी जी चला रहे हैं। साथ में जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो ये वाले थोड़े कम कर देंगे, वो उसको बढ़ावा ज़्यादा जी। करेंगे। तो हॉस्पिटल में किस तरीके से चेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कि कोरोना का हम टेस्ट करा लें, या जो वैक्सीन लगवानी है वो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगवाएं? उसके लिए यही है कि हम जो सैम्पलिंग है, हर पीएचसी सीएचसी जो सरकारी संस्था है हमारी, हमारा जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है उसमें हम सब जगह सैम्पलिंग की सुविधा दे रहे हैं। बाकी प्राइवेट कोई आदमी कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है प्राइवेट लैब से। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की है, हम 40-50 से साइट लगा रहे हैं डेली, और अब इसको और बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि हर गांव तक डेली सेशन लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। नहीं, क्या जिस तरीके से बाकायदा हम देख रहे हैं, हालांकि हमारा एरिया भी थोड़ा अछूता है और पिछली बार भी जो फर्स्ट कोरोना की जो लहर थी उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने जंग जीती, लेकिन अब दूसरी लहर बताया जा रहा है कि डेंजर है ये ज्यादा खतरनाक है पहले की अपेक्षा। तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्या बाकायदा सैनिटाइज का सिस्टम दोबारा से बनाया जा रहा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके सैनिटाइज करेगी विभाग की टीम? तो इस तरीके की तैयारियां बरत कर रहे हैं? इसमें हम वही है, जैसे पहले अब हमने जो सबसे बड़ी बात होती है आईसी एक्टिविटीज, जनता को जागरूक करना। जनता को जागरूक करना सबसे अहम हिस्सा है। अगर लोग जागरूक होंगे तो डेफिनेटली अपना बचाव कर पाएंगे। तो जैसे हमारी जो कूड़ा मैन है,
हमारे अखबार हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको मीटिंग ले लेके लोगों को घर घर जा करके जागरूक कर रही हैं। और जागरूकता तो काफ़ी पहले से भी है। हाँ हाँ, डेफिनेटली ये पीछे केसेस कम हो गए थे, तो दोबारा से जैसी बात आई है उसको लेकर के दोबारा से तैयारियां ज़्यादा करी जा रही हैं और दोबारा से उसको मोमेंटम दे रहे हैं। क्योंकि बड़ा सवाल ये है, लोग कहीं ना कहीं लापरवाही डॉक्टर साहब हो गए थे कि यानी कि मास्क नहीं लगा के चलना है, भीड़ भाड़ वाले, यानी कि स्कूल भी खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, तमाम चीजें खुल गई, तो एक तरीके से लगा लोगों को कि कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की नजर आ रही है। अगर हम बताएं कि हमने जो सर्वे किया, 50% लोग अभी भी मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा करना गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ही आवश्यक हो, जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ तो घर से बाहर निकलें। अनावश्यक लोगों को घर से बाहर नहीं आना चाहिए। और मास्क जरूर पहने, हाथों को सैनिटाइज बार बार करें और जो 2 गज की दूरी है वो मेंटेन करें। तो ये हमारे पास जो साधन है जिनसे हम बचाव कर सकते हैं। चौथा साधन हमारे पास आ गया जो पहले नहीं था, वैक्सीनेशन। तो यही है, वो जो पहले वाली बातें वही हमें दोबारा से अपने लाइफ में जैसे पहले मेंटेन की ऐसे करनी है। वैसे ही करनी है। हमारे साथ डॉक्टर पवन गोयल जी भी हैं। एक बार हम पवन गोयल जी से सीधा एक बार चलते हैं। पवन गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी। तो डॉक्टर साहब, ये दूसरी लहर कोरोना की आई है और कहीं ना कहीं चिंता एक बार फिर लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, आज ही का आंकड़ा बताएं कि 72,000 देश भर में कोरोना के केस आए हैं। तो क्या लगता है, बड़ी चिंता का विषय एक बार फिर है ये? डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय है। और जैसा कि हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था, पिछले पूरे 1 साल में कोरोना ने बहुत कहर बरपाया। हमने बहुत सारे अपने मरीजों को खोया और आर्थिक रूप से भी देश को काफी नुकसान हुआ। तो अब बेसिकली ये आम जनता की जिम्मेवारी है कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, जो कि अब पिछले 1 साल में हम सभी लोगों ने, सरकार ने, मीडिया ने, डॉक्टर्स ने, सामाजिक संस्थाओं ने, सबने उनको बहुत अच्छे से बताया। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन किसी भी व्यक्ति को इस चीज की जानकारी नहीं है कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए। अगर मान लो लापरवाही है तो वो आम जनता के लेवल पे ज्यादा है। अगर आम जनता जो मेन 3 सावधानियां डॉक्टर विजय प्रकाश जी ने भी बताई है कि मास्क बहुत जरूरी है, हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है और फिजिकल डिस्टेंस 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे कि अब सरकार का कार्यक्रम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया है। अगर 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग, जिनमें कि हमने पिछले काफी समय में देखा है कि जितनी भी कोरोना में मोर्टेलिटी हुई है वो आमतौर पे हायर एज ग्रुप में ज्यादा हुई है या उन लोगों को ज्यादा हुई है जिन लोगों को पहले भी कोई बीमारी थी। तो उन लोगों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा वैक्सीनेशन का इंतजाम किया है। तो मैं आम जनता से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि कोरोना की गाइडलाइंस को बिल्कुल दिल से इसका पालन करें। मास्क जब भी घर से बाहर निकले जरूर लगा के जाएं। हैंड वॉश, हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। और उसके साथ साथ अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना का इन्फेक्शन फिर भी हो जाए, परंतु अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो ये पक्की बात है कि कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी। मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम से कम पड़ेगी। हालांकि ये देखा गया है कि कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन से बहुत ज्यादा बचाव है। वैक्सीन जो भी लोग एलिजिबल हैं उन सबको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। अगर वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी आम जनता के नहीं, लेवल। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा लापरवाही है, लेकिन जब हम बाजार में निकलते हैं, देखते हैं लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आए। लेकिन एक सवाल खड़ा करते हैं लोग कि जब इस तरीके की स्थिति है तो देश भर के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां ना कोई गाइडलाइन का ध्यान रखा जा रहा है, ना मास्क का रखा जा रहा है, तो उसको लेकर के भी लोग संशय में, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? और दूसरा मेरा हाथ का आपसे एक और सवाल कर देता हूं मैं कि अगर मान लो इस बार एक बार हमने वैक्सीन लगा ली और दोबारा अगर ये नई लहर आई है, क्या इसके बाद कोई वैक्सीन और अभी बनेगी इसके बाद? देखिए, इसमें आपके 2 बहुत अच्छे सवाल हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या जहां कोई भी आम गैदरिंग हो रही है
तो उसके लिए डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइंस हैं और सरकार की गाइडलाइंस भी हैं, परंतु अगर गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही है तो उसके लिए वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी अमला जिम्मेवार है, जिसको कि पूरा एक्शन लेना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कोरोना का जो कहर बरपेगा उन राज्यों में, जैसा कि हमने दिवाली के आसपास देखा था, दिवाली के आसपास जब बाजारों में भीड़ बढ़ी थी तो उन दिनों में हमारे अस्पताल कोरोना से भर गए थे और इतनी मोर्टेलिटी हुई थी, इतनी परेशानियां बढ़ी थी कि उसको संभालना हमारे लिए वास्तव में एक चैलेंजिंग काम था। तो अब अगर मान लो लोग सारी चीजों को जानते हुए बूझते हुए अगर नहीं सावधानी रखेंगे तो डेफिनेटली उसका खामियाजा उन लोगों को खुद तो भुगतना पड़ेगा ही, परंतु समाज और देश को भी भुगतना पड़ेगा। और दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या कोरोना का जो ये वैक्सीन है, जो नई स्ट्रेन है उनके लिए इफेक्टिव है या नहीं है, तो अभी तक जितनी भी स्ट्रेन आई हैं उन सब में जो प्रेजेंट हमारा कोविड वैक्सीन है, जैसे कि भारत में 2 वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन, ये दोनों पूरी तरह से कारगर हैं और दोनों पूरी तरह से इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। परंतु चूंकि कोविड जो है ये एक आरएनए वायरस है और ये बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेन को चेंज करता है, बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई नया ऐसा स्ट्रेन आए जिसपे कि ये वैक्सीन कामयाब ना हो, तो हो सकता है कि हम उस वैक्सीन को दोबारा से इंजीनियर करें और नया वैक्सीन हम लेके आए। और अभी तक जितने भी यानी स्ट्रेन में डिटेक्ट हुई है उन सब पे हमारे दोनों वैक्सीन पूरी तरह से कारगर हैं। लेकिन एक और सवाल फिर आता है डॉक्टर साहब, कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई है और इसी दौरान में अब 1 अप्रैल से आज से ही स्कूल भी खुल गए, नहीं कि स्कूल तो मार्च में खुल गए थे, लेकिन नया सेशन शुरू हो गया, बच्चों की पढ़ाई भी हर्ज हो रही है। इसका अल्टरनेट कोई इस तरीके का है कि स्कूल भी खुले और कोरोना से भी हम लोग बचें और कोई नया तरीका ईजाद किया जाए, जैसे पहले ऑनलाइन हमने किया था, तो कोई और इस तरीके से हल हो सके, कोई सुझाव आपके पास हो? हाँ, मैं बेसिकली डॉक्टर होने के साथ साथ एक स्कूल भी चलाता हूँ, शिक्षाविद भी हूँ, तो मैं दोनों समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ आप लोगों को। देखिए, पिछले पूरे 1 साल के लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर था, हालांकि हमने ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छे से देने की कोशिश की, परंतु उसके बावजूद भी जो बच्चों के शैक्षणिक स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट आई, और उससे भी ज्यादा जो गिरावट आई वो गिरावट आई उनके व्यवहार में। बच्चों में स्कूल में जाने से सिर्फ वो पढ़ाई नहीं करते, वो बहुत सारी और चीजें भी सीखते हैं, सोशल एटिकेट सीखते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, उन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क आया। बच्चों का डिसिप्लिन पूरी तरह खराब हो गया। बच्चा जो सुबह 7 बजे उठता था, 6:30 बजे उठता था स्कूल जाने के लिए, आज बच्चा 11 बजे, अपने घरों में भी आप देखेंगे तो 11 बजे बच्चा 10:30 बजे उठता है, और व्यवहार उसका बहुत ज्यादा बदल गया, बहुत एग्रेसिव हो गया है, बहुत पजेसिव हो गया है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। जहां तक ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी जो ऑफलाइन एजुकेशन है, जो प्रॉपर स्कूलिंग है, उसका विकल्प पूरी तरह से नहीं हो सकती। डेफिनेटली वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जो कि हमने किया, परंतु जहां तक कोरोना के कारण जो चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और स्कूलों को उस चैलेंज को समझना होगा। और उस चैलेंज से बचने के वही 3 तरीके हैं जो पहले भी आपको बताए गए हैं: मास्क, हैंड हाइजीन और प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथों को धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी। ये 3 चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं स्कूलों में भी। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। जिस तरीके से निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है, वही स्थिति कमोबेश सरकारी स्कूलों के वहां भी फॉलो किया जाता है नियम गाइडलाइन को कि डिस्टेंस रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां सरकारी स्कूलों में इस तरह की कोई स्थिति है। देखिए, नियम और गाइडलाइन सरकारी और प्राइवेट स्कूल में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, उनमें फर्क नहीं करते। नियम और गाइडलाइन दोनों जगह बराबर है। ये तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इन 3 नियमों और गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कराएं अपने स्कूल में। और अगर स्कूल में 45 साल से ज्यादा के कोई अध्यापक हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी जाके अपना वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगवाएं। और दूसरी एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि बच्चों में पिछले पूरे 1-1.5 साल के अंदर हमारे पास जितने भी डेटा हैं उसमें ये देखा गया कि बच्चों में कोविड की सीरियस बीमारी नहीं होती है। तो बच्चों में अगर कोविड की सीरियस बीमारी नहीं होती, और ऑलमोस्ट पूरे 1.5 साल में एक भी बच्चे की डेथ नहीं हुई है कोविड से पूरे विश्व में, तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं लेके आता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में हम लापरवाही करें, क्योंकि वो बच्चा अगर कोविड लेके जाएगा घर में तो वो अपने घर में बाकी जो बड़े मेंबर्स हैं उनको इन्फेक्शन कर सकता है और उनको उससे परेशानी हो सकती है। तो बच्चों को जागरूक करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है स्कूल चलाने के नाते, तो वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी।
और एक चीज और होती है कि बच्चों में हम अगर पूछे कि बच्चों में ये बीमारी सीरियस क्यों नहीं होती, तो उसका कारण होता है बच्चों में एक थाइमस ग्लैंड होती है जो कि 13-14 साल की उम्र तक बच्चों में इंटैक्ट रहती है। तो अगर 13-14 साल की उम्र तक बच्चों में अगर वो थाइमस इंटैक्ट है तो वो बच्चों में एंटीबॉडीज अच्छे से प्रोड्यूस करती है और बच्चों में इस कारण गंभीर बीमारी नहीं होती है। चलिए मैं एक अंतिम सवाल आपसे सभी से करता हूं, दोनों हमारे साथ पैनल में है क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, विजय प्रकाश जी भी हैं और आप भी हैं। मैं जानना चाह रहा हूं आपके पास अलग अलग राज्य से किस तरीके की रिपोर्टें आ रही है, क्योंकि जाहिर है आप डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए तो आपकी तमाम डॉक्टरों से बात होती होगी, किस तरह के केसेज आ रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग तासीर होती है। अपने हमारे हरियाणा के अंदर अलग तासीर है, खान पान अलग है, अलग राज्यों में अलग है। किस तरह की उसको देखते हैं आप लोग जो बातचीत होती है? पिछले कुछ समय में जैसे कि हमने देखा है लगभग 1.5 से 2 महीने में जो मोस्ट अफेक्टेड जो स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद फिर पंजाब में काफी सारा कोरोना का केस मिला है और थोड़ा बहुत साउथ के और भी राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु वगैरह में भी कुछ केसेस मिले हैं और केरल में काफी सारे केसेस मिले हैं। तो बेसिकली अगर हम पिछले 1 साल का कोरोना का सिस्टम को अगर हम याद करें तो महाराष्ट्र में और बाकी जो ये कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि अपना केरल है, कर्नाटक है, इनमें उस समय पे भी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर सिर्फ कर्नाटक में हुआ है या सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है तो हम बचे रह सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग साइन है और देश के बाकी राज्यों को भी पूरी तरह से सजग रहना होगा जिससे कि हम कोरोना की लहर को अपने राज्य में आने से रोक सकें। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। डॉक्टर विजय प्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, अलग अलग राज्य की अलग अलग तासीर होती है, अलग अलग स्थिति होती है। हम हरियाणा में बैठे हैं, हालांकि हमारे यहाँ जो अगर हम बात करें पिछले 1.5 साल में 14,000 समथिंग मेरे ख्याल से कोरोना के केस आए थे और उसमें भी हम लोगों ने एक तरीके से जंगी जीती है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हमारे यहाँ नहीं हो पाई है। तो अब ये दूसरी लहर है, इसमें किस तरीके से और हम इसको जीत सकते हैं इस जंग को? जैसा पहले बताया आपको कि जो हमारी सावधानी है, हमारी प्रिपरेशन है, लोगों की जो जागरूकता है, सबसे बड़ा अहम रोल तो जनता का है। जनता जागरूक होगी बच पाएंगे। जनता अगर जागरूक ना होकर के भी अपनी नेग्लिजेंसी करेगी तो डेफिनेटली हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है डॉक्टर साहब, जनता ने तो आपका बेहद साथ दिया था, पिछली बार भी दिया था और अब भी दे रही है, और मीडिया भी आप देख रहे होंगे लगातार हम लोगों ने भी आप लोगों का पूरा साथ दिया। आज भी ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसी की बानगी है, क्योंकि सेकंड लहर आई है तो जाहिर है लोगों को अवेयर करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि बताया जा रहा है इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोरोना पहुंच रहा है? देखो इसमें यही है कि जैसे पहले हमने जो पहले प्रिपरेशन की थी उन्हीं को सेम लाइन पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हमारे जो आइसोलेशन सेंटर्स थे, हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, हमारे अभी होम आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन की निगरानी है, हमें जैसे उनकी सैम्पलिंग है, उनके लिए जो अलग से दवाइयाँ हैं, उनकी मॉनिटरिंग है, पल्स ऑक्सीमीटर सबका ऑक्सीजन नापना, सारा सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल सेट है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और सब कुछ अभी तक तो बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है। और हम होप करते हैं ये जनता की जागरूकता का ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि जितना कम हम, जैसे हम हरियाणा में सबसे लास्ट थे जो हम मतलब जो ग्रीन से रेड में आए थे, इसी प्रकार हमारी जो केसेस भी मोर्टेलिटी भी बहुत कम रही है हमारी। तो इसमें जनता का पूरा योगदान है और हम होप करते हैं कि जनता आपकी बार भी पूरा साथ देगी और अच्छे से हम इस सिचुएशन को डील करके ना और इसमें जीत हासिल करेंगे। तो जीत हासिल करेंगे। देखिए दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ थे, पवन गोयल जी और डॉक्टर विजय प्रकाश जी जो नोडल अधिकारी भी है, बाकायदा सरकार ने नियुक्त किया हुआ है। और आज यानी कि कोरोना की जो सेकंड लहर है इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी था और आगे भी हम लगातार ऐसे इसी तरीके से अपने दर्शकों को कोरोना से अवगत कराते रहेंगे, जो कोरोना के प्रति जो जानकारी है किस तरीके से, क्योंकि जाहिर है पिछला जो साल है हमारा बहुत खराब साल निकला है 2020 और 21 में उम्मीद थी कि हम शायद सुख और शांति का सांस ले लेंगे, लेकिन अब ये सेकंड लहर जो आई है वो भी कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर परेशान किए हुए। और इसी तरीके से हम तमाम अपने दर्शकों को डॉक्टर से मिलाते रहेंगे और कोरोना के बारे में जागरूक करते रहेंगे। HR न्यूज भी लगातार आप लोगों से अपील करता है अपने दर्शकों से कि आप अपनी सावधानी स्वयं बरतें, मास्क लगा के चलें, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये इस तरीके की बीमारी होती है तो मोटा इसका खर्चा भी है और इलाज भी असंभव है। तो जाहिर है आप अपने आप को बचा करके स्वयं रखें और सावधानी तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है उनका आप
पालन करें। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार पैनल। धन्यवाद मोहनलाल।